नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक माँ ने अपनी बेटी की शादी एक बच्चे के बाप से कर दी, तो ससुराल में जाकर बेटी ने कर दिया ऐसा काम कि सब चकित रह गए। आज जैसे ही स्कूल की छुट्टी की बेल बजी, हर बार की तरह सबसे पहले 6 साल की गौरी अपनी कक्षा से बाहर निकली। इस समय उसके चेहरे पर अलग ही रौनक होती है। पूरी जोश और उत्साह के साथ दौड़ती हुई गेट के पास आई और अपनी दादी को ढूंढने लगी, लेकिन आज दादी कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। वहीं गेट पर खड़ी हुई वह अपनी दादी का इंतजार करने लगी। अब तो सारे बच्चे स्कूल से जा चुके थे, लेकिन गौरी वहीं खड़ी रही थी। आज दादी से बात नहीं करूंगी, वो मुझे अब तक लेने क्यों नहीं आई। उसी समय पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी उसे आती हुई दिखाई दी। वह गौरी को अपने घर ले गई। उसके घर के पास से निकले तो अपने घर पर ताला लगा देखकर गौरी ने शर्मा आंटी से पूछा, मेरी दादी कहाँ है। तब शर्मा आंटी ने उसे बताया, आपकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है। आपकी दादी आपको स्कूल लेने आ रही थी, अचानक एक स्कूटर ने उन्हें टक्कर मारी और उनके सिर पर चोट लग गई, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले गए। आपके पापा का फ़ोन आया था कि आपको स्कूल से ले आऊं। शर्मा आंटी ने उसे खाना लाकर दिया, पर वो रोने लगी और बोली, मुझे मेरी दादी और पापा के पास जाना है। शर्मा आंटी ने बोला, खाना खा लो, फिर मैं आपको ले चलूँगी। खाना खाने के बाद शर्मा आंटी उसे हॉस्पिटल ले गई। दादी बेड पर सोई हुई थी, उनके हाथ में और सिर पर गहरी चोट लगी थी। गौरी पापा के चिपक कर रोने लगी। तब उसके पापा ने उसको चुप कराया और दादी से बात करवाई। सावित्री जी को होश आ गया था और 4-5 दिन बाद तो वो घर आ गई। नेहा सावित्री जी की बेटी भी उनके पास कुछ दिनों के लिए रुक गई, पर अब सावित्री जी के शरीर में पहले जैसी जान नहीं रही। उनसे सारे काम नहीं हो पाते थे, अब सारे काम अमित करता था। उसकी ऐसी हालत देखकर अमित की मां सावित्री जी बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उनके मन में विचार आया और अपने बेटे अमित से उसकी दूसरी शादी की बात की, लेकिन अमित ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आखिर अपनी पत्नी माया की जगह मैं किसी को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। अमित बोला। तो सावित्री जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस उम्र में गौरी को माँ की ज़रूरत है और तुम्हें एक जीवन साथी की। लेकिन माँ, इस बात की क्या गारंटी है कि सौतेली माँ गौरी को उतना ही प्यार करेंगी जितना माया करती थी। बेटा तुम्हारी बात सही है, पर बेटा शर्मा आंटी ने जो रिश्ता बताया है, मुझे लगता है वो लड़की ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेगी, क्योंकि वो भी बेचारी किस्मत की मारी हुई है। वो भी बाल विधवा हो गई थी, गरीब माँ बाप की बेटी है, पढ़ी लिखी और समझदार है। ठीक है माँ, जैसा आप सही समझो। ऐसा कहकर अमित बाहर चला गया। सावित्री जी ने शर्मा आंटी को बुलाकर रिश्ता तय कराने के लिए हाँ बोल दिया। तब शर्मा आंटी ने अपनी बहन विमला जी को रिश्ते की बात करने के लिए बोल दिया। आज विमला चाची राधा के घर आई और राधा की माँ को लड़के के बारे में बता रही थी कि तभी चाय की ट्रे लेकर जाती हुई राधा के पाँव एकाएक वहीं ठिठक गए, जब उसके कानों में पड़ोस की विमला चाची की आवाज़ पड़ी, जो उसकी माँ से कह रही थी, अरे संगीता, कब तक घर में बैठा करके रखोगी जवान विधवा बेटी को। अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी बची है। जब तक तू और परमेश्वर भाई साहब हैं, तब तक तो जैसे तैसे दिन काट लेगी बेचारी। लेकिन माँ बाप जिंदगी भर थोड़ी ही साथ देते हैं, फिर भाई भाभी का क्या पता। अच्छी भाभियाँ नसीब वालों को ही मिलती हैं, और तेरी राधा इतनी नसीब वाली होती तो इस बेचारी के माथे पर विधवा का कलंक ना होता। पर दीदी, उस लड़के की एक बेटी है, शादी करते ही मेरी राधा पत्नी के साथ साथ 5-6 साल की बच्ची की माँ बन जाएगी। सबकी नज़र मेरी बच्ची पर होगी, वह कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी। संगीता की दुख और निराशा में डूबी आवाज़ राधा को भी दुखी कर गई। संगीता, मैं समझती हूँ कि कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी सौतेली माँ बनकर किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी उठाए, पर ज़रा शांत दिमाग से सोच। हमारी राधा विधवा है और हमारे समाज में विधवा विवाह अभी आम बात नहीं है। पुरुष तो बुढ़ापे में भी विवाह कर लेते हैं, पर यदि स्त्री के माथे पर विधवा की मोहर लग जाए, उसे तो इंसान होने के अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसकी उस अवस्था की जिम्मेदारी वही है। और तो और कितने ही पुरुषों की नज़र बदलती देर नहीं लगती। ऐसे में तू और भाई साहब कब तक उसकी ढाल बने रहेंगे। शादी कर दो तो वह सौतेली ही सही, पर मातों और पत्नी बनकर सम्मान से जी पाएगी। कुछ समय के संघर्ष के बाद उस घर की मालकिन होगी। फिर सोच, लड़के में भी कोई कमी नहीं है, अभी 30 साल का जवान है। 3 साल पहले पत्नी चल बसी तो लोगों के लाख समझाने पर भी शादी नहीं की, पर अब जब माँ का एक्सीडेंट हुआ और फिर माँ बीमार रहने लगी तो सब समझ में आया, अब उस घर में किसी स्त्री का होना कितना ज़रूरी है। तब जाकर माना दूसरी शादी के लिए विमला चाची की आवाज़ में
उसके लिए जो फिक्र झलक रही थी उसकी सच और झूठ का कोई प्रमाण तो नहीं था। वह चाहकर भी राधा उनकी बातों से असहमत नहीं हो पा रही थी और उसकी माँ ने तो मानो चाची की समझ हथियार डाल दिए थे। पापा को भी माँ और चाची ने मिलकर समझा लिया। बाल विधवा राधा अब फिर से सुहागन बनने जा रही थी, पर मन में खुशी की जगह डर था। सुहागिन होने का सुख तो उसने भोगा नहीं, पर अब सुहाग के प्रकाश में सौतेली माँ की काली परछाई भी साथ साथ चलेगी। घर में विवाह की तैयारी शुरू हो गई, पर जो चहल पहल उमंग उत्साह आमतौर पर ऐसे अवसर पर होता है वह खोया हुआ था। सभी तैयारियां ऐसी शांतिपूर्वक हो रही थी जैसे कोई अनैतिक कार्य करने की तैयारी हो रही है। जब तक माँ राधा की नज़र बचाकर उसकी ओर ऐसे देखती जैसे वह उसे बलि के लिए तैयार कर रही हो। कभी उन्हें इस प्रकार कातर नज़रों से अपनी ओर देखते हुए राधा देख लेती तो वह नज़रें चुराकर वहाँ से हट जाती, पर उनकी आंखों में अपने लिए दया का ये भाव उसे भीतर तक भेद जाता। वह माँ को समझाना चाहती है कि वह उसे दया का पात्र न समझे, उसके पुनर्विवाह को अपराध न समझे, पर कह नहीं पाती। कैसे कहती? बचपन से अब तक अभी छोटे बड़े के अंतराल को ख़त्म ही नहीं कर पाई थी। बेटी तो बन गई, पर कभी अपने मन के उथल पुथल को माँ के सामने नहीं कह सकी। माँ भी तो इतना प्यार करती है, पर कभी उससे खुलकर बात नहीं करती। न जाने, पर ऐसा ही है राधा का रिश्ता अपनी सगी माँ से। अब वह भी माँ बनने जा रही है, उस बच्चे की जो उस घर में उससे 5-6 वर्ष पहले से ही रहती है, जिसे वह जानती नहीं है। यूँ तो माँ ही अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है और परवरिश के साथ साथ धीरे धीरे उसमें अपने संस्कार और गुणों का रोपण करती है। अपनी ममता, दुलार और देखभाल से उसका पोषण करती है, पर उसे तो ये सब करने का अवसर ही नहीं मिला और किसी अन्न की रोपित पौधे की मालकिन बनकर उसको वृक्ष बनाना है। कैसे करेगी वह ये सब? भीतर ही भीतर इन्हीं जज्बातों से लड़ती राधा अपने मन की उथल पुथल को अपने आप में समेटे आंखों में बिना रंग के सपने सजाए दुल्हन बन गई और रातों रात रिश्तों का एक लंबा अंतराल पार कर लिया। कल तक अपने घर में सिर्फ बेटी और बहन के रिश्ते से अलंकृत राधा 7 फेरे खत्म होते होते कई रिश्तों की सीढ़ी चढ़ गई। भोर की पहली किरण के निकलने से पहले ही वह पत्नी, बहू आदि बनने के साथ माँ की गरिमा पूर्ण पदवी से सजा दी गई। किंतु इस उपलब्धि की खुशी नहीं, भय था, साथ ही अपने विधवापन के दोषों को दूर करने के लिए किए गए समझौते का दंश जो उसके अंदर तक कचोट रहा था। अपने घर की मान मर्यादा को बनाए रखने तथा किसी को शिकायत का अवसर न देने जैसे तमाम सुझावों, सवालों, आंसुओं और आशीष के साथ उसकी विदाई हुई। बहू, ये घर अब तुम्ही को संभालना है, मेरा क्या ठिकाना कि कब ऊपर से बुलावा आ जाए। अमित, जो दूसरा विवाह नहीं करना चाहता था, सबने बहुत समझाया कि दादी पूरी जिंदगी नहीं रहेंगी, बिन माँ की लड़की को कैसे पालेगा, तब जाकर माना है। अब ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे पूरी आशा है कि तुम इसका पूरा ख्याल रखोगी, इसे कोई परेशानी नहीं होने दोगी। सासू माँ के अपनत्व भरे शब्दों ने से राधा को हिम्मत मिल गई। उसका मन हुआ कि वह उन्हें अपने मन का सारा डर कह दे, पर साहस नहीं जुटा सकी। सिर हिलाकर बस इतना ही कह सकी, आपके आशीर्वाद की छाया में मैं पूरी कोशिश करूंगी किसी को कोई परेशानी ना हो। सावित्री जी बहू की मधुर आवाज़ सुनकर खुश हो गई और मन ही मन खुश होती मुस्कुराती हुई बाहर चली गईं। जैसे तैसे रात होती जा रही थी, राधा की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे पता है कि अमित भी आते ही सबसे पहले उससे अपनी बेटी गौरी का ही जिक्र करेगा और उम्मीद करेगा कि मैं उसे विश्वास दिलाऊं। पर कैसे? क्या मेरे आश्वासन देने मात्र से उसे विश्वास हो जाएगा? यदि नहीं तो मेरे कुछ भी कहने का क्या लाभ? क्यों ना सब समय पर ही छोड़ दें। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। समय और परिस्थितियां मनुष्य को जिस मजबूती से सिखा सकती हैं वह कोई व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सिखा सकता। सोचते सोचते विवाह की न जाने कितनी रस्मों से थकी राधा कब नींद की आगोश में समा गई उसे पता ही न चला। सुबह के समय राधा अलमारी में कपड़े रखने में व्यस्त थी, तभी उसे एहसास हुआ शायद पीछे कोई है। वो मुड़ी तो देखा दरवाजे पर स्कूल की ड्रेस पहनी, बाल बिखरे हुए, हाथ में कंघी और रबड़ लिए सहमी सी गौरी खड़ी थी। डरी डरी सी राधा की ओर देख रही थी, पर ना तो अंदर आ रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। राधा ने अलमारी बंद करते हुए कहा, आओ अंदर आओ। आओ ना, बाहर क्यों रुक गई? वह धीरे धीरे भीतर आई और बेड के पास चुपचाप खड़ी हो गई। राधा समझ गई कि वह बाल बनवाने के लिए आई है, परंतु वह देखना चाहती थी कि वह खुद बोलती है या नहीं, इसलिए वह व्यस्त होने का दिखावा करती हुई कभी बिस्तर ठीक करती तो कभी टेबल साफ करने लगती। पर गौरी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही।
तो राधा ही बोली, आप कुछ बोलो तो गौरी, कुछ काम है। वह बेटा बोलना चाहती थी पर न जाने क्यों अजीब महसूस हुआ और जुबान अपने आप ही रुक गई। बेटा शब्द उसके लिए अजनबी जो था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जुबान पर न आ सका। आंटी, दादी कह रही हैं कि आपसे चोटी बनवा लूं। गौरी डरती हुई बोली, तो ठीक है, इसमें डरने की क्या बात है, आओ मैं बना देती हूँ। उसे पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए राधा बोली। चोटी बनाकर उसके कोमल किंतु खुश्की से रूखे गालों को देखकर राधा बोली, चेहरे पर कुछ नहीं लगाया, देखो त्वचा कितनी सूख गई है। कहते हुए उसने लोशन निकालकर उसके चेहरों और हाथों पर अच्छी तरह से लगाया, फिर उसके होठों पर बाम लगाया और पूरी तरह तैयार करके उसे भेज दिया। राधा का अपनापन पाकर गौरी मन ही मन खिल गई, परंतु बाल सुलभ संकोच और अनजानेपन के कारण कुछ न कह सकी। उसके चेहरे के परिवर्तन को अमित ने भी महसूस किया। अब रोज गौरी राधा के पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाया करती। पहले शुरू शुरू में दरवाजे पर ही तब तक खड़ी रहती जब तक राधा उसे भीतर आने को ना कहती। फिर धीरे धीरे भीतर आने लगी, लेकिन तब तक नहीं बोलती जब तक उसे राधा पूछती नहीं। जब से वह राधा से बाल बनवाने लगी तब से उसकी कोमल त्वचा की भी देखभाल हो जाती थी। पहले उसके गाल फटे फटे से रहते थे, उनमें रूखेपन से खिंचाव के कारण दर्द भी होता था, कभी कभी होठ भी फट जाया करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता था। कक्षा में उसके सहपाठी मित्र उसे पहले चिढ़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसको जिज्ञासु नज़रों से देखते हैं, उसमें आए बदलाव का कारण जानना चाहते थे। अध्यापिका ने भी उसे स्वच्छ और इस्त्री किए हुए ड्रेस पहनकर आने के लिए चॉकलेट दिया, तब उसको अपनी नई आंटी पर गर्व हुआ था। घर आकर उसने खुशी खुशी दादी को बताया। अब वह कंघी लेकर कमरे के गेट पर नहीं खड़ी रहती, बल्कि उसके सीधे कमरे में आकर राधा के हाथों में कंघी दे देती। राधा ने उसका लंच बॉक्स उसके बैग में रखा और रसोई में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी वह एक हाथ में कंघी और रबड़ तथा दूसरे हाथ में जूते लिए उसके सामने आ खड़ी हुई। राधा ने एक पल को उसको देखा और फिर कतराकर बगल से निकल गई। आंटी, मेरी चोटी बना दो। राधा को अपनी ओर ध्यान न देते देख गौरी साहस करके धीमे आवाज में बोली। राधा रुक गई और पलटकर देखा। उसके मासूम चेहरे को देखकर उसका मन हुआ कि उसको बाहों में भर ले और अपनी भावनाओं को छिपाते हुए सपाट स्वर में बोली, मेरी एक शर्त है, प्रॉमिस करो, मानोगी तो बनाऊंगी चोटी। राधा की बात सुनकर अमित चौंक कर अखबार से नजरें हटाकर अकस्मात राधा के चेहरे पर टिक गई। ठाकुर जी को नहलाते हुए सासू माँ के हाथ भी रुक गए। दोनों के मस्तिष्क में एक साथ ख्याल आया, आखिर शुरू कर दिया अपना सौतेलापन दिखाना। प्रॉमिस। तभी गौरी बोली, ओके, तो प्रॉमिस करो कि आज से तुम मुझे आंटी नहीं बोलोगी। उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए राधा बोली, ठीक है आंटी जी, प्रॉमिस। गौरी इतनी मासूमियत से बोली कि एक साथ अमित और सासू माँ की हंसी छूट गई, पर दोनों ने अपनी आवाज़ें दबा ली। अच्छा जी, प्रॉमिस भी कर रही हो और आंटी भी बोल रही हो? उन दोनों से अनजान राधा मीठी सी झिड़की देते हुए बोली। तो क्या बोलूं? गौरी ने पूछा। मम्मी। मम्मी बोलोगी तभी मैं आपके काम करूंगी। आप ही सोचो ना, किसी की आंटी क्या रोज रोज किसी बच्चे को तैयार करती है? नहीं ना, सबकी मम्मी अब अपने बच्चों को तैयार करके भेजती हैं, मैं भी वैसे ही भेजती हूँ। फिर आप मम्मी क्यों नहीं बोलती? उसने गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। पर मेरी मम्मी तो भगवान जी के घर गई है ना, तो मैं आपको कैसे बोलूं? क्योंकि भगवान जी ने तो मुझे आपके पास भेजा है। वह मुझसे कह रहे थे कि गौरी को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें उसके पास होना चाहिए। क्या अभी भी आप मुझे आंटी बोलेंगी? राधा गौरी के मासूम चेहरे पर नजरें अड़ाए हुए बोली। उसकी इस बात को सुनकर सरिता जी ने ठाकुर जी के चरणों में माथा टेककर धन्यवाद किया। अमित ने गहरी सांस लेकर कुछ ऐसे श्वास छोड़ा मानो अब तक की सारी चिंताओं को बाहर निकाल दिया हो, और मुस्कुराता हुआ दोबारा अखबार में नजरें गड़ा डाली। फिर तो आज मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मेरी मम्मी वापस आ गई हैं। गौरी खुशी से चहकती हुई बोली। अच्छा, तो अब तक आपने क्या बताया था अपने फ्रेंड्स को? मेरे बारे में? राधा ने उसके कोमल गालों को प्यार से खींचते हुए पूछा। गौरी ने अपराधी की तरह सिर झुका दिया। कोई बात नहीं, आ जाओ, आपकी चोटी बनाते हैं, शूज भी पॉलिश करने हैं। राधा ऐसा कहते हुए उसके हाथ पकड़े कमरे में चली गई। अमित और सरिता जी की ये चिंता दूर हो गई थी कि नई बहू पता नहीं गौरी को प्यार करेगी या नहीं। दोनों ही राधा से खुश थे। उसने गौरी की पूरी जिम्मेदारी कुशलता से संभाल दी थी। उसे पढ़ाना हो या उसके साथ खेलना, उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी पूरा ख्याल रखती, साथ ही सास की सेवा में भी कोई कमी नहीं आने देती। अमित भी अब राधा की खुशियों का ध्यान रखने लगा था।
इस बीच राधा अपने मायके भी जाकर आ गई थी। माँ ने सबसे पहले गौरी के बारे में पूछा था और जब उसने माँ को ये सब बतलाया तो वह भी चिंता मुक्त हो गई। और घर में चहल पहल रोज की अपेक्षा अधिक थी। 2 बज चुके थे। राधा अभी भी रसोई में व्यस्त थी। अमित की बड़ी बहन नेहा आज अपने दोनों बच्चों के साथ घर आई थी। गौरी स्कूल से आते ही बिना कपड़े बदले दिशा और जय के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। काम में व्यस्त होने के कारण राधा ने ध्यान नहीं दिया कि आज किसी ने गौरी के हाथ मुंह धोकर उसके कपड़े नहीं बदलवाए। वह तो सोच रही थी कि मम्मी जी उसे व्यस्त देखकर खुद ही उसके कपड़े बदल देंगी। राधा तो बस भाग भाग कर कभी ननद जी की, कभी उनके बच्चों को, तो कभी सासू माँ की फरमाइश पूरी करने में व्यस्त थी। पर गौरी को खाना खिलाना नहीं भूली, इसलिए खाना लेकर सरिता जी के कमरे में पहुंची। गौरी खेल में खोई हुई थी। नेहा माँ से बातें कर रही थी पर उसे देखते ही चुप हो गई। राधा को थोड़ा अजीब जरूर लगा पर उसने उधर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गौरी को स्कूल के कपड़ों में देखकर बोली, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले, चलो जाओ, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल दूं, फिर खाना खाने के बाद खेलना। कहती हुई वह उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाने लगी। तुम कहना क्या चाहती हो राधा? वो अपने कपड़े खुद बदलती है, अपने आप ही हाथ मुंह धोती है। मेरी बेटी उससे 1 साल बड़ी है पर आज भी मैं उसके सारे काम करती हूँ और तुम? नेहा ने जानबूझकर बात को अधूरी छोड़ दी। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा कि मम्मी जी ने कर दिया होगा। नेहा बोली, अब भी मम्मी जी करेंगी? नेहा गुस्साती हुई बोली, उसने जो आधा वाक्य बोला मीरा के आहत हृदय ने उसी वाक्य को पूरा कर लिया। अभी भी मम्मी जी करेंगी तो तुम क्या करोगी? वह बिना रुके गौरी को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें भर आईं। गौरी उसकी आंखों में आंसू न देख ले इसलिए उसे कमरे में छोड़ वह जल्दी से बाथरूम में चली गई। एकांत का आभास पाकर आह दिल के नियंत्रण को खो दिया और जबरन रुका हुआ आंसुओं का सैलाब पलकों का बंधन तोड़ बह निकला। मम्मी जल्दी करो, मुझे दिशा दीदी के साथ खेलना है। गौरी की आवाज़ सुन राधा ने जल्दी से मुंह धोया और तौलिया से पोंछती हुई बाथरूम से बाहर आई और उसके कपड़े बदले। हाथ पैर मुंह धुलाकर उसे खाना खिलाया। इंसान की राह चलते यदि किसी पत्थर से ठोकर लग जाए तो वह या तो उस पत्थर को वहां से उखाड़ फेंकता है या उससे बचकर निकलता है, किंतु रिश्तों में अक्सर ऐसा करना संभव नहीं होता। बेहुदा दर्द, बहुत दर्द देने वाले रिश्तों को न चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए निभाना पड़ता है। उन्हें ना तो उखाड़कर फेंका जा सकता है, ना ही उनसे बचने के लिए दूर हुआ जा सकता है। ऐसी ही स्थिति राधा की थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी ननद अपनी माँ को भड़काने का प्रयास कर रही है। वह अपनी मम्मी के समक्ष ये सिद्ध करना चाह रही थी कि राधा गौरी के प्रति लापरवाह है, फिर भी उसे हंसते हुए ही सेवा करनी है। परंतु उसे खुशी हुई थी जब मम्मी जी ने की आवाज़ कान में पड़ी, चुप रहे नेहा, फिजूल की बातें मत कर। राधा गौरी का बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू अपनी बेटी का रखती है। तू तो यहाँ रहती नहीं है, फिर कुछ ही घंटों में तूने वो देख लिया जो मेरी अनुभवी आंखें आज तक नहीं देख पाई। राधा इतना सुनकर रसोई में चली गई। उसे अमित के लिए चाय बनानी थी और वह अब इससे ज़्यादा कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। खुशी के मारे उसका मन मनो हवा में उड़ रहा था। मम्मी जी के लिए उसके मन में सम्मान और बढ़ गया। नेहा अपने पति और बच्चों के साथ कुछ दिन रही। राधा ने उनकी खूब सेवा सत्कार किया। अब उसे नेहा से कोई शिकायत नहीं थी। उसने एहसास भी नहीं होने दिया कि उसने कुछ सुना है या महसूस किया है। जाते समय नेहा और उसके पति ने भी राधा की प्रशंसा की और अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मम्मी, मैं भी चलूंगी आपके और पापा के साथ, प्लीज। राधा को सूटकेस में कपड़े रखते हुए देखकर गौरी ने जिद करते हुए कहा, बेटा आप नहीं जा सकते, हम काम से जा रहे हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, कहते हुए अमित ने गौरी को गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर की ओर चला गया। जाते हुए गौरी राधा को उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। उसकी मासूम आंखों में झिलमिलाते मोती राधा को भीतर तक नम कर गए। उसका रुआंसा उदास सा चेहरा उसकी ममता को झकझोर गया था। गौरी को जब से पता चला था कि उसके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, तब से वह लगातार साथ जाने की जिद कर रही थी। अमित को ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए हरिद्वार जाना था। ये सुनते ही मम्मी जी बोल पड़ी, बहू को भी ले जा, 1 आध हफ्ते के लिए घुमा ला। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों कहीं भी नहीं गए हो, अलग से ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी, 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे। अमित ने भी मम्मी की बात मानकर अपने 2 दिन की छुट्टी को 1 हफ्ते का कर दिया था। 2 दिन में ऑफिस का काम खत्म करके फिर राधा के साथ घूमने का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया। उसे अपना सामान रखने को कहा, परंतु ये सुनते ही राधा ने कहा था, परंतु गौरी कैसे रहेगी हमारे बिना, उसे भी तो साथ साथ ले चलते हैं। उसे मम्मी संभालने की
अब तक भी तो वह संभालती रही है ना, तुम फिक्र मत करो, कहकर अमित ने राधा को चुप करा दिया। पर अब गौरी की वह विनीत आंखें राधा की ममता को झकझोरने लगी थी। उसे महसूस हुआ जैसे सिर्फ गौरी ही नहीं, वह भी उसके बिना नहीं रह पाएगी। वह कपड़े जियों के तो छोड़कर कमरे से बाहर आ गई, पर हॉल में अमित नहीं मिला तो मम्मी जी के कमरे में चली गई। मम्मी जी, आप समझाइए ना उन्हें कि गौरी को भी साथ ले चलें, वह रो रही है, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, कहते हुए राधा ने कमरे में प्रवेश किया। बच्ची है, अभी तुम्हें देखकर जिद कर रही है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी जिद तुम मान लोगी, पर तुम्हारे जाने के बाद शांत हो जाएगी। वहाँ भी बच्ची को संभालती रहोगी तो क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे जाने का। सावित्री जी ने उसे समझाया, पर मम्मी जी, मेरा भी कहाँ उसके बिना मन लगेगा। 2 दिन ये ऑफिस के काम में व्यस्त रहेंगे और मैं अकेली होटल के कमरे में बोर होती रहूंगी। अगर गौरी साथ होगी तो गौरी के साथ घूम फिर कर मन लग जाएगा। प्लीज़ आप समझाइए या फिर मना कर दीजिए, हम कभी और चले जाएंगे। सावित्री जी समझ गई थी कि राधा गौरी के बिना जाना नहीं चाहती, इसलिए जब अमित अपनी बेटी को बहलाकर घर वापस आया तब तक 3 लोगों के कपड़े सूटकेस में रखे जा चुके थे। गौरी खुशी से पूरे घर में चहक रही थी। अमित ने मानो दोनों के एकांत में खलल पड़ जाने की प्यार भरी शिकायत आंखों ही आंखों में राधा से की हो। गौरी से पूरे घर में खुशी से थिरक रही थी, उसके होठों पर मुस्कान थी। अचानक रसोई में काम करती राधा की इंद्रियां सतर्क हो गईं। जैसे ही उसे गौरी की आवाज़ सुनाई पड़ी, दादी सौतेली क्या होती है? क्या मेरी मम्मी सौतेली है? गौरी हॉल में सावित्री जी से पूछ रही थी। उस मासूम को कहाँ पता था कि इसके इस शब्द से किसी की ममता छलनी हो सकती है। उसे तो जब उसके दिल में अंकित माँ की छवि पर, उसके अस्तित्व पर यह शब्द प्रहार करता प्रतीत हुआ तो उसने सही जवाब पाने की उम्मीद में पूछ लिया, तुमसे किसने कहा, कहाँ से सीखते हो ये सब? सावित्री जी झिड़कती हुई बोली, मैं नहीं सीखती, वो जय भैया और दिशा दीदी कह रही थी। उस दिन उसने मासूमियत से सफाई दी। क्या कह रहे थे वह कह रहे थे कि मेरी मम्मी सौतेली है। मैंने पूछा सौतेली क्या होती है, तो कहने लगे कि बुरी मम्मी को सौतेली कहते हैं। वह कभी प्यार नहीं करती और हमारी असली मम्मी भी नहीं होती हैं। मेरी मम्मी तो बुरी नहीं है ना दादी, फिर वो तो सौतेली भी नहीं है ना। गौरी तो जैसे अपने भीतर के द्वंद्व से छुटकारा पाना चाहती थी। मेरी गुड़िया, तुझे तेरी मम्मी कैसी लगती हैं? सावित्री जी ने पूछा। बहुत अच्छी, वो तो मुझे कितना प्यार करती हैं। पापा मना कर रहे थे, फिर भी मम्मी मुझे अपने साथ लेकर जा रही हैं, उसने मासूमियत से कहा। फिर तुम खुद ही सोचो, वो सौतेली कैसे हो सकती है? जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे बोल दिया कर कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, उससे अच्छी मम्मी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। जय और दिशा को तो मैं डांट लगाऊंगी, फिर ऐसा कहना भूल जाएंगे, सावित्री जी ने उसे समझाते हुए कहा। राधा अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं की बूंदों को पोंछते हुए लंबी सांस छोड़ते हुए अपने आप से ही बुदबुदाई, पता नहीं ये कलंकित शब्द जीवन में कभी पीछा छोड़ देगा या नहीं। घर के खुशनुमा वातावरण में कुछ पल के लिए निरस्ता व्याप्त हो गई थी। सावित्री जी मन ही मन क्रोध से आग बबूला हुई जा रही थी कि अपनी बेटी नेहा ही अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें करती होगी, तभी तो बच्चे ऐसा कह रहे थे। वह भीतर ही भीतर अपने क्रोध को पीने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी कि अमित राधा और गौरी के साथ चला जाए, नेहा से फिर बात करती हूँ। वह घड़ी भी आ गई। राधा ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अमित ने माँ को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। गौरी ने चहकते हुए खुशी खुशी दादी को पप्पी देकर बाय किया। सावित्री जी ने घर की फिक्र भुलाकर हफ्ते भर आनंद पूर्वक बिताने की सलाह देते हुए अपना ध्यान रखने को कहकर उन्हें विदा किया। खाली घर जैसे उन्हें काटने को दौड़ने लगा। अमित ने कहा था कि नेहा दीदी को बुला लेना, पर बेटी के प्रति उनका क्रोध उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। उन्हें नहीं पता था कि राधा के कहने पर अमित ने पहले ही नेहा को फ़ोन करके माँ के पास ठहरने के लिए कह दिया था, इसलिए थोड़ी ही देर में नेहा का फ़ोन आया कि वह कल बच्चों के साथ आ रही है। ये पूरा सप्ताह नेहा, जय और दिशा के साथ खुशी खुशी बीत गया। सावित्री जी ने बेटी को प्यार से समझाया भी कि बच्चों के सामने कभी राधा के लिए सौतेले शब्द का प्रयोग ना करें। अपनी बहू की तारीफ करते हुए उसके लिए मन में किसी भी दुर्भावना को न रखने की सलाह दी थी। ठीक है बाबा, गलती हो गई, अब नहीं कहूँगी। तुम्हारी बहू के लिए कुछ भी, वैसे भी वो अच्छी है, ये मैं भी मानती हूँ। पहले थोड़ा डर था पर अब नहीं है।
कहते हुए नेहा ने बात खत्म कर दी। अमित राधा और गौरी के साथ वापस आ गया। राधा सभी के लिए कुछ न कुछ लाई थी। नेहा भी उससे मन ही मन खुश थी, पर न जाने क्यों उसके समक्ष उसकी तारीफ करने से उसका अहंकार आहत हो रहा था। अमित के वापस आने के अगले दिन ही नेहा और बच्चे अपने घर चले गए। जल्दी जा बहू, स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, वहाँ किसी को न पाकर बच्ची घबरा जाएगी। सावित्री जी राधा के हाथ से चाय लेते हुए बोली, जी मम्मी जी जा रही हूँ मैं रिक्शा ले लूँगी, आप चिंता मत करिएगा। कहते हुए भी जल्दी जल्दी पैरों से घर से चप्पल डालकर गौरी को स्कूल से लाने के लिए चल दी। आज गौरी को लाने के लिए सावित्री जी घर से निकल रही थीं, तभी पड़ोस की दीपा आंटी और उनकी एक और सखी सावित्री जी से मिलने आ गईं, तो उन्हें रुकना पड़ा। राधा उनके लिए चाय बनाने लगी, इसलिए वह भी समय से ना जा सकी। अब तक तो स्कूल की छुट्टी हो भी चुकी होगी, कम से कम 20 मिनट का पैदल का रास्ता है। आज तो कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। मैं लगभग भागती हुई सी जा रही थी, ना जाने क्यों मुझे घबराहट होने लगी। रो रही होगी, छोटी बच्ची है, किसी को वहाँ ना पाकर घबरा जाएगी, कहीं अकेले ही ना आने लगे। भगवान, फिर तो उसे रास्ते भी नहीं पता है। ऐसा ना जाने कितने उल्टे सीधे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। वह इतनी तेजी से चल रही थी कि हाँफने लगी। जल्दबाजी में मोटरसाइकिल से टक्कर होते होते बची। देखकर नहीं चल सकती, मरने के लिए मेरी बाइक मिली है क्या? चालक बोला। सॉरी कहकर भागी, फिर उसी रास्ते पर तेजी से चल पड़ी। तभी उसे एक साइकिल रिक्शा वाला दिखाई दिया। उसने उसे चलने के लिए पूछा तो उसने उल्टी दिशा में ना जाने की इच्छा जाहिर करते हुए दुगना किराया मांगा। मुंह मांगे पैसे देकर वह रिक्शे से स्कूल पहुंची। गौरी कहीं नजर नहीं आई। लगभग सभी बच्चे जा चुके थे, बस 2-4 बच्चे ही खड़े थे। वहाँ दरबान से पूछा तो उसने भी अनभिज्ञता जताई। अध्यापिका को भी कुछ पता नहीं था। राधा को रोना आ गया। मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं, कहीं वह अकेली तो नहीं चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अमित को फ़ोन किया, फिर अपनी सास को रोते रोते सारी बात बताई। मोहल्ले में ये बात फैल गई। स्कूल से घर तक जाने के सभी रास्ते खोज डाले, पर गौरी कहीं नहीं मिली। राधा बदहवास सी हो चुकी थी, न जाने क्यों स्वयं को अपराधी समझ रही थी। काश मैं समय से पहुंच जाती तो मेरी बच्ची नहीं खोती, यही उसकी सोच रुकने नहीं दे रही थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। पूरी रात बीत गई पर उसका कहीं पता नहीं चला। सावित्री जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें संभालने के लिए नेहा हर पल उनके पास थी। सभी नाते रिश्तेदार घर पर एकत्र हो चुके थे। सब अपने अपने तरीके से खोज रहे थे, पर उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। कब रात बीती, कब सूरज निकला और कब सुबह के 10 बज गए, किसी को इसका होश नहीं था। अपनी माँ के कहने से राधा दवाई लेकर सावित्री जी के पास गई। मम्मी जी दवाई ले लीजिए। उसका इतना बोलते ही नेहा ने हाथ से पानी का गिलास झटके से ले लिया और उसे तेजी से दूसरे हाथ से दवाई ले ली। उसका ये बदला हुआ रवैया और उसे देखकर भी सावित्री जी का कुछ न कहना राधा को भीतर तक हिला दिया। उसे अब सभी का बर्ताव बदला बदला सा लग रहा था। सभी की नज़रें उसे शक की निगाह से देख रही थी। अब उसे महसूस हुआ कि रात से ही अमित ने भी उससे कोई बात नहीं की थी। कल तक उस पर प्यार लुटाने वाला परिवार आज पराया लग रहा था। वापस कमरे में आकर माँ से लिपटकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जा बेटा, हिम्मत रख, गौरी मिल जाएगी। माँ ने उसे ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया। माँ, मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, रोते हुए राधा बोली। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। वह हॉल की ओर दौड़ पड़ी। सभी को इंतजार था कि अगर किसी ने किडनैप किया है तो फ़ोन अवश्य करेगा, पर माँ का हृदय न जाने कितनी आशंकाओं से घिरा हुआ था। सब इंस्पेक्टर की ओर देख रहे थे कि फ़ोन उठाए या नहीं, पर तभी बेतहाशा भागती हुई राधा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, फ़ोन टैप कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने उससे देर तक बात करने का संकेत किया। उधर से आवाज़ आई, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें वह सब दूंगी, प्लीज़ मेरी गुड़िया को छोड़ दो। कहती हुई राधा फूट फूट कर रो पड़ी। अमित ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। हेलो, उसके इतना बोलते ही दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। किडनैपर बहुत चालाक है, उसने जल्द ही फ़ोन काट दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके, इंस्पेक्टर ने कहा। अमित राधा की ओर देखने लगा, फिर न जाने क्या सोचकर उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गया और बेड पर बैठाते हुए कहा, मम्मी की तबीयत पहले ही ख़राब हो चुकी है, अब तुम अपनी तबीयत भी मत ख़राब कर लेना, संभालो अपने आप को, सभी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद रखो कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। अचानक राधा को मानो किसी से
जोर से थप्पड़ मारा हो। आपकी बेटी अमित, क्या वो मेरी बेटी नहीं है? मेरा मतलब यही था। इतना कहकर अमित बाहर जाने लगा। मुझसे क्या गलती हो गई अमित? क्यों सबकी नज़रें बदल गई हैं? मेरी भी तो बेटी किडनैप हुई है, राधा रोती हुई बोली। पर अमित बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अचानक राधा की छठी इंद्र जागृत हो उठी। उसने फ़ोन उठाते हुए किडनैपर को कैसे पता चला कि उसकी बेटी को उसने किडनैप किया है? उसकी आवाज़ भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। राधा उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करने लगी। कहाँ सुनी है उसने ये आवाज़? पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। दिन बीतता जा रहा था पर गौरी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। एक बार और फ़ोन आया, तब किडनैपर ने 50 लाख रुपए की मांग की, पर जगह बताने से पहले ही फ़ोन रख दिया क्योंकि अधिक देर तक बात नहीं करना चाहता था। शाम के 7 बज रहे थे। अचानक नेहा की आवाज़ सुनकर अमित चौंक पड़ा। वह बोल रही थी, पूरे घर में देख लिया, बाथरूम में भी देख लिया, पर वह कहीं नहीं है। अब क्या उसे भी ढूंढे? कौन नहीं है दीदी? किसकी बात कर रही हो? अमित ने पूछा। तुम्हारी पत्नी राधा बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं बताया। नेहा बिफरती हुई बोली। गई होगी, कहीं आ जाएगी, कहकर अमित किसी को फ़ोन करने में व्यस्त हो गया। उसे 50 लाख रुपए का इंतजाम जो करना था। अमित ने फ़ोन काटा तो देखा राधा के 2 मिस्ड कॉल आए हुए थे। उसने कॉल बैक किया। हेलो। दूसरी ओर से किसी पुरुष की आवाज़ सुनकर अमित किसी अनहोनी के भय से काँप उठा। हेलो, उसने कहा। मैं इंस्पेक्टर राजीव बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर अमित जी से हो रही है? जी जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। मिस्टर, आपकी पत्नी राधा सिटी हॉस्पिटल में है, आप शीघ्र आ जाएं, उनकी हालत गंभीर है। अमित के हाथ से फ़ोन छूट गया, पैर लड़खड़ा गए तो उसके जीजा ने तुरंत उसे संभाल कर सोफे पर बैठाया। उसने अभी फ़ोन पर हुई सारी बात बताई। नेहा और उसके पति को घर पर इंस्पेक्टर के साथ छोड़कर राधा के मम्मी पापा और उसके रिश्ते के भाई के साथ अमित हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू के बढ़ते हुए अमित के पैर काँप रहे थे। अचानक उसके पैर जहाँ के तहाँ थम गए। गौरी आईसीयू के सामने बेंच पर बैठी सुबक रही थी। अमित को देखते ही दौड़कर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। पापा, मम्मी को कुछ होगा तो नहीं? प्लीज़ डॉक्टर साहब से बोलो उनको जल्दी से ठीक कर दे। रोते हुए गौरी बोली। कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मी को, कहते हुए अमित ने उसे राधा की माँ की गोद में दे दिया और इंस्पेक्टर से बात करने लगा। अंदर डॉक्टर ऑपरेशन करके राधा का रक्तस्राव रोकने का प्रयास कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने अमित और राधा के माता पिता को सारा वृत्तांत बताया। उसने बताया कि राधा को फ़ोन पर आवाज़ जानी पहचानी लगी तो मस्तिष्क पर जोर देने के बाद उसका शक उसकी पड़ोस में रहने वाली कमला चाची के किराएदार इरफान पर गया, जो उनके मायके का ही था और उन्हें बुआ कहता था। तभी राधा चुपचाप बिना किसी को बताए अपने मायके गई, पर उसने राजीव को फ़ोन करके सारी बात बता दी थी और उनसे मदद मांगी। उसका मायका इंस्पेक्टर राजीव के कार्यक्षेत्र में ही आता था। उन्होंने भी मदद करने का आश्वासन दिया। राधा अपना घर की पहली मंजिल के कमरे की खिड़की से चुपचाप इरफान पर नज़र रख रही थी। जब वह घर से बाहर गया तो उसने इंस्पेक्टर राजीव को फ़ोन करके बता दिया और इंस्पेक्टर उसका पीछा करने लगे। इधर राधा चुपचाप चाची के घर में गई और इरफान के कमरे के दरवाजे की खिड़की से भीतर कमरे में झाँक कर देखने लगी, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर वह चाची के घर के अन्य कमरों में देखने का प्रयास करने लगी। उसने सोचा कि हो सकता है कि उसने गौरी को यहाँ छुपाया हो, क्योंकि मम्मी बता रही थी कि कमला चाची इस समय पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गई हैं। तभी उसे स्टोर रूम में कुछ खटपट की आवाज़ आई। वह उसी ओर गई। दरवाजे से बाहर से ताला था, अंदर अंधेरा था। उसने दरवाजे को धीरे से खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वह वापस जाने लगी। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। वह झटके से मुड़ी और आवाज़ दी। उसे लगा अंदर कोई तो है। भय के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे। साहस करके उसने इंस्पेक्टर राजीव को फ़ोन करके सब बताकर वहाँ आने के लिए कहा और खुद बाहर से एक ईंट का टुकड़ा लाकर ताला तोड़ने लगी। परंतु बहुत कोशिश के बाद वह ताला तोड़ने में कामयाब हुई। जैसे ही दरवाज़ा खुला उसके पैरों तले धरती खिसक गई। सामने कुर्सी पर गौरी बंधी हुई थी, मुंह में कपड़ा चूस करके बांधा हुआ था। दोनों हाथ कुर्सी के हाथों तथा पैर कुर्सी के पैरों में बंधा हुआ था। आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। पूरा चेहरा ही नहीं, बाल भी पसीने से भीगे हुए थे। उसे देखकर छूटने के प्रयास में किए गए उसके संघर्षों का पता चल रहा था। उस नन्ही सी जान ने कुर्सी समेत खिसककर सामान गिराकर अपने वहां होने की सूचना देने की कोशिश में कितनी जद्दोजहद की होगी, इसका अनुमान उसके आसपास की स्थिति देखकर लगाया जा सकता था। उसका दयनीय दशा देखकर राधा का खून खौल उठा। उसने जल्दी जल्दी उसे खोला और सीने से लगा लिया।
रो रो कर गौरी की सिसकियां बंद गई थीं। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस माँ से ऐसी चिपकी हुई थी जैसे उसे भय हो कि कोई उसे खींचकर अलग न कर दे। तभी उन्हें बाहर बाइक रुकने की आवाज़ आई थी। ये समझ गई कि इंस्पेक्टर राजीव आ चुके हैं। वह गौरी को लेकर बाहर आई, पर सामने इरफान को देखकर उसके पैर जहाँ थे वहीं थम गए। उसके पैर कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्रोध की अधिकता से या गौरी के किसी अहित के भय से बोली, तूने ठीक नहीं किया है राधा, इसे यहीं छोड़ दे। नहीं तो क्या। राधा दहाड़ी। अचानक ही उसमें न जाने कहाँ से इतना साहस आ गया कि उसने सोच लिया कि उसे इसे नहीं छोड़ेगी। इरफान की आवाज़ सुनते ही गौरी ने राधा को और जोर से जकड़ लिया। देख, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जब तक पैसे नहीं आ जाते मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। कहते हुए वह राधा की ओर बढ़ा। वहीं रुक जा, इरफान बनना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पैसे तो तू भूल ही जा, और खुद को बचाना है तो यहाँ से भाग जा। राधा उसे चेतावनी देकर मुख्य गेट की ओर बढ़ गई, पर वह कहाँ मानने वाला था। उसने वहीं पड़ा लोहे का रोड उठाकर राधा के सर पर दे मारा। वह चीखकर वहीं गिर गई। वह दोबारा उस पर प्रहार करने जा ही रहा था, तभी इंस्पेक्टर राजीव ने गोली चला दी जो उसके कंधे में लगी। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार करके दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। अमित की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भगवान, मेरी राधा को बचा लो, मेरी बच्ची को दोबारा बिन माँ की मत करना। ऊपर देखता हुआ मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। राधा के पापा ने फ़ोन करके घर पर गौरी के मिलने की खबर दे दी। सावित्री जी की तबीयत मानो ईश्वर चमत्कार से ठीक हो गई। वह अस्पताल पहुंची, ऑपरेशन सफल हुआ। राधा खतरे से बाहर थी। सावित्री जी, नेहा, अमित और राधा के मम्मी पापा सभी उसके सामने खड़े थे। सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुझे माफ़ कर दो राधा, मैं शायद कभी तुम्हें मन से अपना ही नहीं पाई। कोशिश की, पर तुमने हमेशा मुझे गलत सिद्ध किया है। इस बार तो मैं हद ही कर दी। एक माँ होकर तुम्हारी ममता नहीं समझ सकी, लेकिन यही क्यों, हम सभी तुम्हारे अपराधी हैं। बहू, हमने भी तुम्हारा दुख नहीं समझा और तुमसे नजरें फेर ली। सावित्री जी की आंखों से पश्चाताप की 2 बूंदें लुढ़क कर राधा के हाथ पर गिरी तो वह बोल पड़ी, आप लोग मुझसे बड़े हैं, माफ़ी मांगकर शर्मिंदा न करें। कहते हुए उसकी नज़र अमित की ओर उठी। दोनों हाथों से कान पकड़े किसी मासूम बच्चे की तरह खड़ा था। उसको ऐसे देख राधा को हंसी आ गई। आज उसकी हंसी पर सभी निढाल हो रहे थे। सभी के दिलों पर जमी भ्रम की काई आज साफ हो चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।